ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर जो टॉपिक शुरू किए थे, पहले का जो टॉपिक था, कौन सा टॉपिक चल रहा था? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ओके, तो आनुवांशिकता एवं जैव विकास का प्रीवियस जो क्लास मैंने लिया उसमें 20 क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं मैं। ओके, काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसमें बता भी दिए हैं क्वेश्चन को। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे मेंडल्स लॉ क्या होता है उसके बारे में, ये सारी चीजें बता दिए। फिर से रिवाइज करते रहना तुम लोग। ओके, आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे जैव विकास। ओके, कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? जैव विकास। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता दूं इसको कि जैव विकास क्या होता है। ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो ये चैप्टर देख लो, जैव विकास। अगला जो टॉपिक है जैव विकास, आनुवांशिकता के बाद है। तो जैव विकास क्या होता है? बायोलॉजी में है जैव विकास, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा, समझना होगा। ओके, तो जैसा कि तुम्हें पता है ऑलरेडी कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम जो आदमी हैं, वो किनसे मिलता जुलता? ओके, तो जैव विकास के बारे में बता रहा था मैं कि जैव विकास जो होता है ना, तो जैव विकास क्या होता है सबसे पहले ये जानना होगा। ये एक चीज सभी जानते हो कि हम सभी जितने भी मानव हैं, आज से लाखों वर्ष पहले किससे हम लोग का चेहरा मिलता जुलता है? कोई बोलेगा बंदर, कोई चिंपैंजी, लेकिन क्वेश्चन में चिंपैंजी है ना? तो पहले चिंपांजी की तरह थे और अभी होमोसैपियन हो गए। होमोसैपियन हो गए ना? तो ये जो चेंजेस आया, ये जो परिवर्तन आया शरीर में, ये धीरे धीरे हुआ, क्रमिक हुआ। क्रमिक का मतलब समझते हो ना? क्रम वाइज, धीरे धीरे लाखों वर्ष लगे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही साल में चिंपैंजी से आदमी बन गया, ऐसा तो नहीं है। तो थोड़ा सा पहले चेंजिंग आया होगा, परिवर्तन आया होगा। यानी कि पहले 4 पैर पे चलते थे चिंपैंजी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ होगा, वो दो पैर पे चलना शुरू किए होंगे, हाथों से कोई सामान उठाना शुरू किए होंगे। तो ये सारे जो चेंजेस आए, जो उनके अंदर वेरिएशन आया, वो धीरे 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 संचय होते गया, और संचय होने के बाद आज होमोसैपियन बना। ओके, तो ये जो क्रम चला, ये जो प्रोसेस चला, ये क्या कहलाया? जैव विकास। समझ में आया? तो जैव विकास यही होता है। अब इसके बाद देखोगे जो पैराग्राफ में लिखी हुई बातें हैं कि जैव विकास में वर्गीकरण का कैसा आधार है, जैव विकास को किस तरह से हम वर्गीकरण से जोड़ते हैं, ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ना है। ओके, तो वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें। और इसमें एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है व्रिंग का। व्रिंग जानते हो? व्रिंग नहीं जानते हो? स्पीसीज है। व्रिंग क्या है? एक जीव है, जीव व्रिंग। देखो बुक में देखो, उसका फोटो दिया हुआ है। बुक में देखो, उस साइड दिया हुआ है फोटो व्रिंग का। उस साइड, नेक्स्ट पेज में जाओ, और पहले, नहीं इस साइड, नेक्स्ट, और एक और पेज, और उधर, हाँ वो वाला देखो, पेज नंबर 162, 162 में देखो, व्रिंग के बारे में दिया गया है, बिटल के बारे में दिया गया है। पेज नंबर 162 दिया हुआ है ना? है ना? तो ये स्टोरी है, एक केस स्टडी है। केस स्टडी समझते हो ना? केस स्टडी क्या होता है कि किसी चीज को प्रूफ करने के लिए कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए कहीं जा करके एक्टिविटी किया जाता है, वो केस स्टडी होता है। तो वो जो स्टोरी है, जो स्टोरी दिया गया है व्रिंग के बारे में, वो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या है। पहला जो सबसे फर्स्ट में देखो, पहला जो स्टेप है सबसे ऊपर, उसमें क्या दर्शा रहा है? उसमें 2 रंग के व्रिंग हैं। 2 रंग के व्रिंग है ना? 2 रंग के व्रिंग है। एक कैसा है? एक है रेड और दूसरा ग्रीन है। ओके, तो ज्यादा कौन सा कलर है? ग्रीन वाला?
नहीं, रेड वाला फर्स्ट केस में ज्यादा रेड वाला है, ओके, ज्यादा रेड वाला है और एक ग्रीन वाला है ना व्रिंग। तो इस तरह से स्टेप दिया गया है और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, स्टेप बढ़ रहा है ना। आगे स्टेप में दिखा रहा है कि रेड वाला की संख्या कम है, ग्रीन वाला का ज्यादा है। फिर लास्ट में आखिर में क्या दिखा रहा है कि ग्रीन वाले की संख्या ही बचती है। ओके, तो इसको मैं यही जैव विकास को बता रहा है और किस तरह जैव विकास में जो है जीव अपने 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 आप को कैसे ढालता है वो बताया गया है इसमें। तो फर्स्ट स्टेप का ये स्टोरी है, ये केस स्टडी है कि सपोज किया गया यहाँ पे कि कुछ एक जो है भृंग का पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ओके, एक पॉपुलेशन है जिसमें मैक्सिमम जो भृंग है वो रेड कलर वाले हैं और एक जो है वह ग्रीन कलर वाले हैं। क्योंकि ये लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं इसलिए विविधता आना तय है, अंतर आना, वेरिएशन आना तय है। तो हो सकता है कि कोई एक ग्रीन यहाँ पे उत्पन्न हो गया, एक भृंग जो हुआ वो ग्रीन हो गया, ओके, तो एक ग्रीन हो गया यहाँ पे। अब देखो उसके बाद ऊपर देखोगे तो कौवा का भी फोटो है ना। तो ये भृंग जो होते हैं ये झाड़ी में रहते हैं, घास में रहते हैं और उसी घास को खाते हैं। इनका खाना क्या है? वही घास है। तो घास में रेड कलर वाले को पहचानना कौवा के लिए ज्यादा आसान होगा, होगा ना। और ग्रीन घास भी ग्रीन और भृंग भी ग्रीन, तो इसको पहचानना मुश्किल कौवा को। तो वो इस चीज को फर्स्ट केस स्टडी में दिखा रहा है कि कौवा आता है और जितना रेड वाले को वो खा जाता है। तो धीरे धीरे जो आगे का स्टेप है वो क्या बचता है? सिर्फ ग्रीन वाला, और यही रिप्रोडक्शन करता है। तो ग्रीन का यहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाता है। ओके, तो आगे जाकर तो ये भी जैव विकास हुआ ना कि किस तरह से रेड से ग्रीन हो गया और इसको प्राकृतिक चयन के थ्रू जो है प्रकृति जो है इसको अपना लिया। ओके, दूसरे स्टडी में क्या कहा जा रहा है? दूसरे स्टडी में देखो कि कंडीशन सेम रहता है और उसमें क्या होता है कि हाथी का पांव उस झाड़ी पे पड़ जाता है। हाथी का पांव जो है इस झाड़ी पे पड़ गया एक्सीडेंटली, हाथी का पांव जो है यहाँ पे झाड़ी पे पड़ गया, जिसके कारण क्या हुए कि संयोगवश जो है वो रेड वाले मर गए और ब्लू वाला जो एक दो बचा था वो रिप्रोडक्शन किया और फिर ब्लू की संख्या ज्यादा। लेकिन ब्लू को भी पहचानना कौवा के लिए आसान है, उसको भी तो खा सकता है। तीसरे कंडीशन में क्या दिखा रहा है कि पहले क्या था? भृंग मोटा ताजा था, उसके बाद दुबला पतला हो गया बीच में। तो दुबला पतला क्यों हुआ? क्योंकि जो झाड़ियां वहां पे थी उस झाड़ियों में बीमारी लग गया और झाड़ी सूख गया और सूखने के बाद उसको खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिलने के कारण भृंग जो है पतला हो गया। ओके, पतला हो गया। लेकिन फिर उसके बाद देखो रेड कलर वाला फिर मोटा हो गया। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन किया और फिर बाढ़ वगैरह आई होगी, बीमारी समाप्त हो गया, फिर से खाना खाया तो फिर मोटा हो गया। तो क्या पतला होना, अगर जो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, वहां पे बात जो लिखी हुई है वहां पे एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है, तो जो पतले भृंग थे, क्या उस समय पतले भृंग वाले अगर बच्चे को पैदा करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो क्या उनके बच्चे भी पतले होंगे? नहीं, गुड, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक लेवल पे आनुवांशिक लेवल पे जो है वो इफेक्ट नहीं करता है जो उपार्जित लक्षण होता है। सपोज दैट कि अगर मान लो किसी आदमी का या किसी कुत्ते का पूंछ काट दिया जाए, काट देते हैं कितने, देखते हो कटा हुआ, तो क्या उस कुत्ते का जो बच्चा होगा वो क्या पूंछ कटा हुआ निकलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण वो ऐसे लक्षण होते हैं जो हम अपने जीवन काल में सीखते हैं, जैसे स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, बोलना, ये सभी उपार्जित लक्षण होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। इसका स्थानांतरण जो होता है, जो ट्रांसफर जो होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं होता। लेमार्क बोले थे इसके बारे में कि होता है, लेकिन गलत हो गया था उनका ये कथन। तो ये गलत, ये नहीं होता है,
उन्हीं चीजों का होता है जो जेनेटिक होता है, जो डीएनए के लेवल पे होता है। ओके, जैसे मैंने पहले ही बता दिया हूं आनुवांशिकी के बारे में कि वे सारे कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं, जैसे ईयर लोब के बारे में बताए थे ना कि कर्णपाली किसी का सटा हुआ रहेगा, किसी का स्वतंत्र रहेगा, तो ये एक कैरेक्टर होता है। स्किन कलर होता है और हेयर कलर होता है। हाँ देखो, तो जिसका भी होगा सटा हुआ होगा, इसका भी है ये कान तुम्हारा सटा हुआ है ना, ईयर लोब है, तो देखो इसका भी है, तो इसके फादर का या दादा का, किसी न किसी का घर में होगा, तो ये कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये सारी आनुवांशिकी चीज हो गई। अब ये समझ गए, तो भृंग जो है दुबला पतला भी है, फिर भी जब रिप्रोडक्शन करेगा तो जरूरी नहीं है कि उसके जो बच्चे होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, वो दुबला पतला ही हो। ओके, क्योंकि वो उपार्जित लक्षण होता है। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का तुम्हारा ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, इसके आगे जो जो टॉपिक जो जो क्वेश्चन आएगा, जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। चलो तो फर्स्ट आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीवधारियों की रचना और व्यवहार में होने वाले, जीवधारियों की रचना और व्यवहार में होने वाले मंद अनुत्क्रमीय और लगातार परिवर्तनों का वह जटिल प्रक्रम जो लाखों वर्षों तक चलता रहता है कहलाता है जैव विकास। क्लियर, तो परिभाषा में हम बता दिए, आंसर बन गया ना। तो परिभाषा में जो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है उसमें दो वर्ड एक और है जो कि समझ लो, दो वर्ड है इसमें। एक है अनुत्क्रमीय। ओके, क्या होता है? अनुत्क्रमीय। ये इसका मतलब होता है इरिवर्सिबल। इंग्लिश में कहते हैं इरिवर्सिबल। अगर एक बार जो चेंजेस आ जाए वो दोबारा वापस नहीं हो, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। यानी कि अगर चिंपैंजी से हम लोग मानव बन गए तो क्या मानव से फिर चिंपैंजी बनेंगे? नहीं बनेंगे। ये तो अभी जैव विकास होता रहेगा। तो ये क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है और लगातार होता है, रुकता नहीं। अभी भी जैव विकास हो रहा है, हम लोगों में अभी भी जैव विकास चल रहा है, बट दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें लाखों वर्ष लग सकते हैं। आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हम लोग का ये जो दोनों पिन्ना है, इसको पिन्ना कहते हैं, ये गायब हो जाएगा। ये एक्सटर्नल ईयर जो है वो गायब हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हाँ, क्योंकि इसका काम नहीं है, इसको अवशेषी अंग में डाला जाता है। ओके, अवशेषी अंग में। तो हमारे शरीर में बहुत सारे अवशेषी अंग है। जैसे अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके निकाल भी दो या रहने दो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो निकाल ही दिया जाता है। हाँ, हेयर भी अवशेषी अंग ही होता है हमारे शरीर पे। ओके, तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे अवशेषी अंग है हमारे शरीर में जो हो सकता है जैव विकास के कारण गायब हो जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन का नाम सभी सुने हो? चार्ल्स डार्विन कितने वर्ष के थे जब उन्होंने साहसिक समुद्री यात्रा की थी? ऑप्शन 24 साल, 24 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष। 22 वर्ष के थे। जब वो 22 वर्ष के थे तभी उन्होंने यह साहसी जो है वो समुद्री यात्रा पे निकल गए थे। सोचो 22 साल के उम्र में। तो ये भी अब तुम्हारे बुक में दिया हुआ है बॉक्स में, उसको पढ़ो और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है उससे क्वेश्चन रह सकता है। ओके, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा बट क्वेश्चन उससे रहेगा। और चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। तो एक तो ये समझ गए कि कितने साल के थे? 22 वर्ष के थे। और कहाँ गए थे? तो समुद्री यात्रा पर गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन निम्नलिखित में से थे। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि चार्ल्स डार्विन निम्नलिखित में से थे, क्या थे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन हो सकता है प्रकृति शास्त्री, नेचुरलिस्ट, समाज शास्त्री, दर्शन शास्त्री, आदर्श शास्त्री। तो क्या होगा? प्रकृति शास्त्री, क्योंकि प्रकृति में घूमने गए थे। प्रकृति का घूमना
घूमने गए थे, तो उनको नेचुरलिस्ट कहा जाता है, प्रकृति शास्त्री कहा जाता है। ओके, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा है, 2-3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। तीनों क्वेश्चन उन्हीं से है अभी जो क्वेश्चन बनाया है। और प्राकृतिक वर्णन बताए ना, प्राकृतिक वर्णन क्या होता है? प्राकृतिक वर्णन आएगा क्वेश्चन या प्राकृतिक चयन आएगा? वर्णन चयन बस याद रखना, नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या होता है कि जब, जैसे अभी मैंने कैसे बताया कि व्रिंग जो था, वो व्रिंग ग्रीन वाले को किस तरह प्रकृति ने अपनाया, क्योंकि वह प्रकृति में फिट बैठा। तो यही तो प्रकृति वर्णन है। अगर प्रकृति किसी को अपना ले रही है, वो किसी तरह स्ट्रगल करता हुआ बचता हुआ बच जा रहा है, तो रिप्रोडक्शन वही करेगा ना। तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी यानी कि उसने अपने आप को सरवाइव किया किसी भी कंडीशन में, तो वो प्राकृतिक चयन के थ्रू आया है और वो लंबा चलेगा। तब प्राकृतिक चयन के थ्रू जो भी चीजें अगर वो सरवाइव करता है, कोई भी जीव सरवाइव करता है, तो वो कंटिन्यू चलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे डायनासोर, तो प्राकृतिक चयन उसमें नहीं हो सका, तो सारे डायनासोर मर गए। ओके, अब मारे गए मर गए, वो तो मिस्ट्री है, एक मिथ्या बन चुका है ना। अभी तक क्लियर उसका मतलब है, एविडेंसेस मिल रहे हैं, बट अभी क्लियर ये नहीं पता चला है कि क्या हुआ था उस समय। बहुत लोग कहते हैं कि अकाल पड़ गया, बहुत लोग वो बर्फबारी हुई, मतलब बहुत सारे जो है वो हाइपोथेसिस जो है वहां पे लिखी हुई है, बट ये क्लियर नहीं। लेकिन आखिर नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तभी तो आज जिंदा नहीं हुआ। ओके, तो प्राकृतिक वर्णन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनले एल मिलर तथा हेराल्ड सी उड़े द्वारा 1953 में किए गए प्रयोग में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं था? कौन सा पदार्थ नहीं था? इन लोगों ने ये सभी मिलकर के प्रयोगशाला में ये बनाने की कोशिश किए थे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में इन लोगों ने पता लगाया था, और एक जो है फ्लास्क में उन्होंने बड़े से वो स्पार्क कराया था बिजली का, और उस बिजली का स्पार्क कराने के बाद वो लोग बोले थे कि जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बना होगा, अमाइनो एसिड बना होगा। ओके, तो ऑप्शन, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि इसमें से कौन सा नहीं था वो पहचानना है, कौन सा पदार्थ नहीं था। तो ऑप्शन सुनो, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन नहीं था। एक ये भी क्वेश्चन रहता है और ऑक्सीजन ऑप्शन में रहेगा और क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि कौन नहीं था, तो ऑक्सीजन उस समय नहीं था। ओके, उस समय ऑक्सीजन उस समय नहीं, मतलब उन्होंने ऑक्सीजन को यूज नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी तुम्हारे सेंटअप में आया था, उसको भी मैंने डाल दिया इसमें। फिलोसफिक जूलॉजिक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? फिलोसफिक जूलॉजिक चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखे हैं। ऑप्शन सुनो, डार्विन, लेमार्क, हाल्डेन, मेंडल। लेमार्क लिखे थे। फिलोसफिक जूलॉजिक अभी सेंटअप में क्वेश्चन आया था ना, सेंटअप एग्जाम में ये क्वेश्चन था इस चैप्टर से, बट ये जो है फिलोसफिक जूलॉजी ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, सेंटअप में क्वेश्चन आया है बट ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अब ऑप्शन ज्यादा रहता है, क्योंकि 80 में से 40 बनाना रहता है, तो इसलिए एडिशनल क्वेश्चन रह सकता है। ओके, तो जो ज्यादा जैसे साइड बुक वगैरह वाले का भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेन क्वेश्चन इससे भी पढ़ोगे तो 100% तुम बना करके आओगे। ओके, तो ये भी याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दे। चलो, अब है यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला एक क्वेश्चन आ रहा है, वो पहले मैं बता दूं तुम लोग को। ब्लड से है, ब्लड ग्रुप से है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं एक क्वेश्चन, अगर तुम लोग को याद हो तो बता दो, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग की खोज, हाँ ऑप्शन दे रहा हूं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी?
ऑप्शन रह सकता है मेंडल, कार्ल लैंडस्टीनर, मॉर्गन, कैरोलस लीनियस। और कोई? मेंडल, कार्ल लैंडस्टीनर, मॉर्गन, कैरोलस लीनियस। अरे 4 है ऑप्शन, तो इतने स्टूडेंट हो, कोई एक तो होगा ही सही। कार्ल लैंडस्टीनर, ओके, कार्ल लैंडस्टीनर जो है, हाँ, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। हाँ, तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ओके, ये इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ओके, अब ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा जानेंगे। और ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होता है। ओके, 4 ब्लड ग्रुप होता है। एक, इस ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इसको हम लोग लैब में करके निकालेंगे, मैं बताऊंगा सबका ब्लड ग्रुप। ओके, नहीं अभी वो कुछ आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट पहले अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग लैब में इसको करेंगे। इसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए, अच्छे से करेंगे इसको। कार्ल, CARL, कार्ल लैंडस्टीनर या टाइनर भी पढ़ सकते हो। ओके, AB एंड O है ना, ये 4 ब्लड ग्रुप हो गए। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर इससे क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर वाला, उसको भी अभी बनाएंगे। और वो तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखो बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक ब्लड का है क्वेश्चन, देखो वहां पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे पेज नंबर 161 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना। चलो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कब, जब मैं यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। ओके, तो चलो 4 प्रकार के जो है ब्लड ग्रुप होते हैं, ये पता चल गया, किसने खोजा ये पता चल गया। अब कौन से ब्लड ग्रुप में, एक चीज याद रखना है कि AB और AB इस तीनों में एंटीजन होता है और इसमें एंटीजन नहीं होता है। 10th लेवल पे बस बेसिक चीज मैं बता दे रहा हूं कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, एंटीजन और इसमें नहीं होता है। क्यों? इसी कारण जो है AB और AB जो है, ये ब्लड जो है वो उसी को देगा जिसका ब्लड ग्रुप है। जैसे A वाला A को ही दे सकता है, B वाला B को ही दे सकता है और B से ले सकता है। ओके, A वाला A को देगा, A से लेगा, B वाला जो है A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है और दोनों को दे सकता है। लेकिन O वाला जो है वो सभी को देगा, लेकिन वो लेगा किससे? सिर्फ O से ही लेगा। ओके, तो इसलिए O को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, और इसको और AB को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी कि ये दाता होता है और यह ग्राहक होता है, यानी कि लेने वाला। तो ये जो है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। हाँ, AB वाला तीनों से ले लेगा ना, और ये किसी को दे देगा। क्लियर, समझ में आया? अब इसके एलील को हम लोग देखेंगे, फिर वो उस क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो देखो, अब ब्लड ग्रुप ए के लिए इसके अंदर जो एलील को रिप्रेजेंट करते हैं वो पेयर में होता है। इससे पहले मैंने बताया था कि लंबाई के लिए कैपिटल T लिखा गया था ना, तो लंबाई, इसको बराबर लंबाई कह सकते हैं, लंबा कह सकते हैं। ओके, तो उसी प्रकार अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए बराबर हम लोग 2 एलील को जब लिखेंगे तो IA और IA लिखेंगे। ये एक पेरेंट हो गया, उसमें ब्लड ग्रुप अगर ए है तो IA हो सकता है। ओके, इसका एलील ये होगा। उसी तरह बी वाले का क्या होगा? IB होगा। इसमें एक और ऑप्शन आएगा, मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद AB वाले में क्या होगा? IA और IB हो जाएगा। उसी तरह O वाले में क्या होगा? IO और IO। ओके, ए ब्लड ग्रुप
इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, ये एलील है। ओके, सिंपल समझ लो कि ये इसका सूचित किया जा रहा है, इस तरह से सूचित किया जा रहा है। अब एक चीज और देखा गया, अभी जैसा मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ओके, तो यानी कि अब जैसे इसमें तुमने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले में, या यहां भी तो लंबा ही था वो, और छोटे वाले टी का वो ढक दिया था, पावर ढक दिया था ना। तो उसी तरह अगर एलील आई ए और आई ओ रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए ही होगा, ए होगा, क्योंकि बताए ओ में एंटीजन हाँ ले नहीं सकता है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहां भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ओके, उसी तरह आई बी और आई ओ रहेगा तो भी ब्लड ग्रुप बी रहेगा। तो ये दो कंडीशन होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना सर? आई ए आई बी कौन सा होता है? आई बी, आई ए और आई बी, आई ए और, तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ तो ए बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, बस इसी दोनों के लिए बता रहे हैं। तो ये कंडीशन हो सकता है। इस कंडीशन के लिए दोनों को एलील को आई ओ होना चाहिए, तभी ब्लड ग्रुप ओ होगा। अगर ए आ गया तो इसके पावर को कम कर देगा, वो नहीं चलेगा इसका ओ वाले का, और ए ही ब्लड ग्रुप आ जाएगा। समझ में आया? ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो जो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो। के प्रयोग द्वारा कैसे? वो नहीं, 3 नंबर लो, मैं बताता हूँ अब इसी से रिलेटेड अभी समझ में आ जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष, अभी समझते जाओ, ए रुधिर वाला पुरुष यानी कि किसी के पापा जो है, तुम ही लोग में से समझ लो कि किसी के फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, ब्लड ग्रुप ए है। ओके, तो मान लेते हैं यहां पे कि ब्लड ग्रुप ए है। ओके, अभी हम एलील नहीं लिखेंगे, अभी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ब्लड ग्रुप लिखेंगे। तो ब्लड ग्रुप किसी के फादर का ए है। ओके, उसके बाद कह रहा है वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है। शादी किससे हो रही है? जिस औरत से शादी हो रही है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। ओके, करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग, जो बच्चा हुआ उसका ब्लड ग्रुप ओ, यहां पे बताया जा रहा है कि ओ है। ओके, पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आएगा तुम लोग के एग्जाम में, तो सीधा 4 से 5 नंबर में आएगा। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ये सूचना पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर हम सिंपल, जैसे सिंपल तुम्हारा ही ब्लड ग्रुप, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मान लेते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है। ओके, मान लिया कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, सिर्फ ए तुम्हें पता है, लेकिन उसके अंदर एलील ये वाला एलील है कि ये वाला एलील है, अभी ये तो नहीं क्वेश्चन में दिया गया है, तो सूचना तो अपर्याप्त है। तो उस कंडीशन में यहां पे कैसे निकालेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा? कैसे निकालेंगे? तो दोनों को क्रॉस कराएंगे एक एक करके, तभी ओ आए। और ये तो श्योर है कि जब ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उसका एलील कैसा होगा? आई ओ, और आई ओ वाला ही लिखेंगे। ये तो कंफर्म है कि इसमें होना है, बट इसमें कंफर्म नहीं है, और ये भी कंफर्म है, माता का भी कंफर्म है ओ है, तो यही वाला होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे सूचना पर्याप्त नहीं है, तब वहां पे अब फिर लिखना शुरू करेंगे। अब यहां से बनेगा क्वेश्चन, ये पहले लिख दोगे, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि सूचना जो है वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए वाले का एलील आई ए भी हो सकता है, और आई ए और आई ओ भी हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट टाइम में इससे क्रॉस कराएंगे, और माता का तो श्योर है कि आई ओ है, तो फर्स्ट में कहेंगे कि नहीं, इसमें चांसेस ये हो सकता है कि अगर आई ए वाला एलील है, ब्लड ग्रुप अगर ए है
पिता में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, IA और IO, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ओके, ए हो जाएगा ना। और दूसरे कंडीशन में अगर ये वाला अगर आता है, यहां तो श्योर है। अब देखो ये वाला कंडीशन में तो IA हो गया। अगर इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि ये वाला इससे फ्यूज कर जाए, ये भी तो हो सकता है। तो यहां पे भी तो IA और IO ही बनेगा, तो इसमें भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, और अब अगर इससे फ्यूज होगा तब जाकर के IO और IO होगा और तब ब्लड ग्रुप O होगा। ओके, तो यानी कि फादर का जो जीनोटाइप है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फादर का जीनोटाइप लिखने के लिए, तो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, ना कि ये वाला होगा। यानी कि ये वाला है, तभी जो है वो लड़की में, उसके बच्ची में जो है ब्लड ग्रुप O आ रहा है, क्योंकि IO जो है वो क्रॉस कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन पूछता है कितनी बार, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आएगा, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, तो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो कम कर दे। ओके, तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ब्लड ग्रुप से तो बन जाएगा। ओके, कोई क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने बता दिया, 4 प्रकार के। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। ओके, और एक और रिसेंटली जो एज ए जनरल नॉलेज तुम लोग याद कर सकते हो, फिर रिसेंटली अभी एक और ब्लड ग्रुप की खोज की गई है जिसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से एक नया ब्लड ग्रुप अभी रिसर्च में पाया गया है। उसको अभी सिलेबस में नहीं जोड़ा गया है क्योंकि खोजा गया था, तो इसलिए उसका नाम की आसानी से हो। ओके, बहुत रेयर होता है वो, तो वो बस एज ए जनरल नॉलेज तुम लोग को अभी याद रखना है, सिलेबस में उसको नहीं जोड़ा गया है, तो अगर पूछेगा तो 4 ही लिखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन, मेंडल, लेमार्क, वाटसन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मैंने अभी जस्ट चर्चा की है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन एंड फिलोसॉफिक जूलॉजिक लेमार्क, ये याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चिंपैंजी से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे। अब चलो, अब नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखे अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना, आनुवांशिकता एवं जैव विकास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ओके, और इससे पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, टॉपिक वाइज। जो तुम्हारे टॉपिक है, सबसे पहले आनुवांशिकता क्या होता है, आनुवांशिकी क्या होता है, ये सारा इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में मैं दे चुका हूं। ओके, अब इसके बाद सेकेंड पार्ट, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, तुम लोग चैप्टर पढ़े हो, तो आनुवांशिकता एक टॉपिक हो जाता है और जैव विकास तुम्हारा एक टॉपिक हो जाता है। तो दोनों को एक में पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं, काफी ज्यादा हो जाएगा वो। तब तुम लोग एक बार रिवीजन जब करोगे ना, तब पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लोगे, वो भी मैं डाल दूंगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तीनों का, साइंस का कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीडीएफ में, वो मैं डालूंगा। जब ये पूरा सिलेबस एक बार थॉरोली जब मैं पढ़ा दूंगा, जैसे अभी पढ़ा रहा हूं, उस तरह पढ़ाने के बाद एक एक ईयर का, जैसे 2019 का, 2020 का, तो साइंस का क्वेश्चन जो तुम्हारे पूछे हुए है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। जिसमें 40 है तो 40 का 40 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेगा, 80 रहेगा तो 80 का 80 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेगा, वो पीडीएफ में रहेगा। ओके, उसको जैसे सॉल्व बताते जाएंगे कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर होगा, और उसी समय थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी तक जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूं उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ओके, तो चलो जैव विकास में जैव विकास को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि ये जो टॉपिक आनुवांशिकता वाला देख लेना, पहले डाला हुआ है उसको, फिर जहां भी प्रॉब्लम होगा तो आकर के पूछ लेना यहाँ पे। तो जैव विकास, देखो जैव विकास क्या है, इसको इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, जैव विकास ये क्या है, इवोल्यूशन है। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं
वो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जैव विकास क्या होता है, इसको पता है कि जैव विकास क्या होता है? जैव यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो जैव विकास का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो मनुष्य है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग अपने आप पे लेते हैं, ह्यूमन बीइंग पे। तो हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग आज से लाखों वर्ष पहले क्या थे? चिंपैंजी की तरह थे ना? चिंपैंजी से हमारी शक्ल मिलती थी। तो चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग, जब रिसर्च हुआ तो चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग जो थे, जो हम लोग मनुष्य और चिंपैंजी दोनों आपस में क्या थे? रिलेटिव थे, यानी कि भाई कह सकते हो कि भाई थे। ओके, तो मानो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब आनुवांशिकी की खोज की गई, तो पता चला जैव विकास के क्रम में कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां से ह्यूमन का और चिंपैंजी का, ओके, चिंपैंजी का दोनों का फादर एक हुआ होगा आज से लाखों वर्ष पहले। यही हुआ होगा ना कि दोनों का फादर एक हुआ होगा, दोनों आपस में भाई होंगे। तो ये दोनों जब चलना शुरू किए तो यहां से, तो चिंपैंजी में क्या हुआ कि चिंपैंजी में कोई खास चेंजिंग नहीं हुआ। चिंपैंजी जो था 4 पैर पे चलने वाला, थोड़ा बहुत खड़ा होता था, कभी कभी जंप करता था, उसमें पूंछ भी रह गया। लेकिन जो दूसरा उसका जो ऑफस्प्रिंग था, जो संतान था, वो जब आगे बढ़ा तो उसमें विकास ज्यादा हुआ, यानी कि उसके धीरे धीरे पूंछ गायब हो गए, वो 2 पैरों पे खड़ा होने लगा, वो खोजी प्रवृत्ति का होने लगा, तो आदि मानव कहलाया, आगे जाकर के आदि मानव कहलाया। तो ये बढ़ते बढ़ते इसमें विकास ज्यादा हुआ, जैव विकास हुआ, जिसके कारण आज ह्यूमन बीइंग बन गए। और आज के डेट में ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या कहलाता है? होमो सैपियंस कहलाता है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मानव का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो होमो सैपियन नाम याद रखना। हाँ, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होमो सैपियन ही बोलते हैं। क्लियर? तो होमो सैपियन कहलाया। क्लियर? तो यही जैव विकास यही हुआ कि कैसे धीरे धीरे हमारे पूंछ गायब हो गए ना। हम लोग में भी लाखों वर्ष पहले पूंछ हुआ करता था, तो पूंछ गायब हो गया धीरे धीरे। ओके, तो आदमी कहलाया। तो ये एक जैव विकास है, यानी कि ये क्रम, ये स्टेप बाय स्टेप, अगर ऐसा बदलाव जो क्रम बाय क्रम हो, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हो, और जिसको वापस नहीं किया जा सके, वैसे विकास को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। अब आज जो ह्यूमन बीइंग बन गया, क्या फिर से वो चिंपैंजी की तरह हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ये जैव विकास कहलाता है। ओके, और इसी में किस तरह से किसने खोज किया, जैसे लेमार्क का नाम सुने हो, डार्विन का नाम सुने हो। डार्विन जो थे वो वॉयेज पे गए थे, समुद्री यात्रा पे गए थे 22 वर्ष की उम्र में ही, और 7 साल घूमे, और घूमने के बाद वो फिर वापस आए। तो उन्होंने बताया किस चीज के बारे में बताया, बताओ? डार्विन का सिद्धांत था ना, सबसे अच्छा सिद्धांत उन्होंने दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था उन्होंने। ओके, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन का संघर्ष सिद्धांत दिया था उन्होंने। एक बुक भी लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम सुने हो? ओके, तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। अब हम क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन हम बताएंगे तुम लोग को, वहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो जो पढ़े हो वो तुम लोग क्वेश्चन बताओगे, आंसर बताओगे, नहीं तो मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चन हम बता दिए, उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है यहाँ पे, अच्छा, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड ग्रुप पढ़े हो तुम लोग? ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ए पॉजिटिव, अभी निगेटिव नहीं बोलना है, सीधे अभी ए 4 होते हैं, ये तो पता है सबको। ओके, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था। तो चलो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन, मेंडल, लेमार्क, वाटसन? अभी बताया मैंने, डार्विन। ये एकदम याद कर लो, ये क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि अभी तुम्हारे सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, फिलोसफिक जूलॉजी किसने लिखा है?
आया था सेंटअप एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। अब ये आएगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो ये क्वेश्चन रहेगा, डार्विन याद रखना। ओके, अगर वो क्वेश्चन रिपीट करता है तो ले मार्क, वो भी मैंने दिया है। ओके, एक क्वेश्चन जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से? किससे है? चिंपैंजी से है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी बताया भी मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि समजात अंगों का उदाहरण है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। अब यहां पे मैं पूछूंगा कि समजात अंग क्या होता है, ये कोई बता सकता है? समजात अंग का मतलब क्या होता है? देखो, जब, अब ऑप्शन नहीं, यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब विकास की दृष्टि से जब ये जो हमारे पूर्वज हैं या किसी भी जीव का जो पूर्वज है उसके बारे में जब पता लगाने की होड़ हुई, यानी कि कैसे पता लगाया जाए कि इसका किससे मिलता जुलता, कौन सा जीव है किससे मिलता जुलता है, उसकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उसके बारे में जो एविडेंस जो खोजे गए उसमें ये सारे आते हैं। समजात अंग आते हैं और समरूप अंग आते हैं, और एक आता है जिसको कहते हैं ये अवशेषी अंग। ओके, अवशेषी। तो यहां देखोगे समजात अंग, समजात, समरूप, समजात, समरूप। ओके, मैं बता दे रहा हूं, एक मिनट। अवशेषी, ये समझना है। देखो, तो समजात होमोलोगस, समरूप एनालोगस, अवशेषी वेस्टिजियल, इसका इंग्लिश है। अब देखो, समजात, ओके, यानी कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति क्या है, वो एक समान हो। समझो इसको, समजात और समरूप में अंतर होता है। समजात और समरूप में जो अंतर होता है वो मैं बता दूं कि समजात का मतलब जिसकी उत्पत्ति, बनावट जो है वो एक जैसी है। जैसे कि हमारा जो अभी क्वेश्चन में मैंने पूछा, हमारा हाथ, हम लोग का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद की जो बनावट है, जो हड्डी का ढांचा जब देखोगे, देखो वहां सामने स्केलेटन लगा हुआ है ना, तो जैसा हड्डी का स्ट्रक्चर जो हाथ का हम लोग का है वैसा ही कुत्ते का भी होता है, सेम होता है। लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं, दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं ना। तो ऐसा अंग जिनकी बनावट, जिनकी उत्पत्ति, जो संरचना हो वो समान हो और उनके कार्य करने का ढंग अलग अलग हो, वो क्या कहलाएंगे? समजात अंग कहलाएंगे। ओके, उसके बाद है समरूप। समरूप में क्या है? जो दिखने में एक समान लगे लेकिन अंदर से उसकी बनावट अलग अलग होती है, उसको समरूप कहते हैं। जैसे चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख। तो चमगादड़ के पंख में क्या देखते हो? चमगादड़ के पंख में क्या है कि उसके जो उंगलियां होती है ना, उंगलियां, ओके, उंगलियां, उसको पेटेजिया बोलते हैं, उसमें वेब की तरह फिदर पंख बन जाता है और उसी से वो उड़ता है चमगादड़। और पक्षी का क्या होता है? पक्षी का डायना बोलते हो ना, फिदर, वो होता है, वो अग्रपाद होता है, फोर लिम्ब होता है, वो जो है उसका पंख में बदल जाता है। तो दोनों का फंक्शन उड़ने में ही है, बट दोनों का जो ओरिजिन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, वो अलग अलग होता है। तो वैसे अंग को समरूप अंग बोला जाता है। ओके, एग्जाम में दो क्वेश्चन हर साल आना है। अगर एक बार समजात अंग पूछेगा तो दूसरे बार समरूप अंग पूछेगा,
फिर समरूप पूछेगा तो समजात अंग पूछेगा। तो दोनों में से, और यही ऑप्शन घुमा फिरा करके जो तुम्हारे ऑप्शन रहेंगे वो यही रहेंगे, चमगादड़ और पक्षी का जो अंग है वो निम्नलिखित में से क्या है, या पूछ देगा कि समरूप अंग का उदाहरण क्या है। बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमाएगा। कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर है तो आंसर बना दोगे। ओके, अब तो रटने की जरूरत नहीं है, अब जैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा तुम लोग पूछ दो, बना दोगे आराम से। एक है अवशेषी अंग। अवशेष यानी कि जो ऐसा अंग जो हमारे शरीर में तो पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है, बट उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, उसको कहते हैं अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन। और इसका फेमस जो नाम है वो सबको पता है, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और यही 10th लेवल में यही एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से हमारे आहार नाल में कौन सा अवशेषी अंग है, तो अपेंडिक्स याद रखना। वो भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। क्लियर? अब तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें बन जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण निम्नलिखित में से कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति का या किसी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जीव हो, उसकी बाह्य आकृति बाहर से देख करके और उसका व्यवहार देख करके निम्नलिखित में से तुम कौन सा चीज उसके बारे में बोलोगे कि ये होता है? ऑप्शन: समानता, अभिलक्षण, स्वरूप, प्रकार्य। समानता। फिर से सोचो। नहीं सर। अभिलक्षण होगा ना, कैरेक्टर होगा ना। मान लो यह कुत्ता है, अगर इधर कुत्ता है तो कुत्ता जो है वो 4 पैर वाला होता है। ओके, वो ऐसे चलता है, गर्दन झुका के खाता है, ये उसका बाह्य आकृति दिख रहा है ना। और व्यवहार उसका कैसा है? तो बाहर वो ऐसे झुक करके खाता है, भौंकता है, ये उसका व्यवहार है। तो अभी तो तुम बताओगे, तो ये सभी चीजों को एक साथ क्या बोलोगे? उसका अभिलक्षण बोलोगे, कैरेक्टर बोलोगे। ओके, उसी तरह मनुष्य का, तो हर जीव का अभिलक्षण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। समरूप अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग, कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न जीवधारियों के, सिंपल, जिसके ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, तो समजात कहलाएगा ना। अभी बताया है ना कि समजात अंग में ना आधारभूत संरचना समान और उस अंग के कार्य अलग होते हैं। जैसे कुत्ता का अग्रपाद दौड़ने के लिए होता है और हम लोग का अग्रपाद किस लिए होता है? खाना खाने के लिए, सामान उठाने के लिए होता है ना। तो दोनों कार्य अलग अलग नहीं हुआ, फंक्शन अलग हुआ। और समान फंक्शन जब हो जाएगा तो समरूप अंग होगा। ओके, वो भी क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जो कार्य में तो समान होते हैं, ओके, परंतु उत्पत्ति में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं कहलाते हैं। हाँ, वही सेकंड क्वेश्चन है, समरूप अंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो आवश्यकता और उपयोग के अभाव में मात्र अवशेष के रूप में बचे हुए पाए जाते हैं कहलाते हैं। अवशेषी अंग याद हो गया? ओके, तो उसको अवशेषी अंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। समरूप अंगों का उदाहरण है। अब ऑप्शन सुनना, इसमें ऑप्शन चूज करना है ध्यान से। समरूप अंगों का उदाहरण है। पहला ऑप्शन पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख। पूरा ऑप्शन सुनना। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, रस्कस के क्लेडोड तथा गुलाब की पत्तियां। ए तथा सी ऑप्शन दोनों सही होगा। यहां ध्यान रखना कि ए और सी, मैंने एक और ऑप्शन इसमें जोड़ा है। एक तो पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख समरूप का उदाहरण है, ये याद कर लो। दूसरा, अगर क्वेश्चन आता है पौधों में, तो एक पौधा होता है रस्कस के क्लैडोड। ओके, रस्कस के क्लैडोड जो कि तना के ऊपर बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है तना के ऊपर, इस टाइप का क्लैडोड। ओके, वो और गुलाब की पत्तियां दोनों जो है वो समरूप अंग
कहलाते हैं पौधों में, क्योंकि इनकी बनावट जो है अलग अलग होती है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो लीफ पत्ती की तरह ही होता है। ओके, तो ये याद रखना, अगर आए तो बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत जंतुओं एवं पौधों के कठोर अंगों की छाप अथवा अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों पर या उनके बीच में परिरक्षित, परिरक्षित का मतलब प्रिजर्व्ड, परिरक्षित या दबे हुए पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन, समरूप, समजात, जीवाश्म, अवशेष। जीवाश्म कहलाएगा ना, फॉसिल। ओके, क्या कहलाएगा? जीवाश्म कहलाएगा, फॉसिल कहलाएगा। तो जीवाश्म क्या होता है ना, जीवाश्म क्या होता है? फॉसिल के बारे में पढ़े हो। फॉसिल क्या होते हैं कि कोई जीव, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, लाखों वर्ष तक चट्टान, दो चट्टानों के बीच में दब गए तो उनका क्या छाप उभर जाएगा, उस चट्टान पे उभर जाएगा ना। तो जब उभर जाएगा तो उसका सिर्फ हड्डी का जो दबाव पड़ता है हड्डी से वही बचता है और उसका छाप उस पे उभर जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। क्लियर? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन, आनुवांशिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, कोई नहीं। जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा ना, पैलिंटोलॉजी। क्या कहलाएगा? जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा। सिंपल। ओके, पैलिंटोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म कितने पुराने हैं यह आकलन करने के कितने घटक हैं? तुम्हारे बुक के अनुसार कितने घटक हैं? दो हैं। ओके, दो घटक दिया गया है। क्लियर? एक कार्बन डेटिंग का है और दूसरा सापेक्ष, कि किसी ये जीवाश्म कितना नीचे दबा हुआ है उसके आधार पे हम लोग निकालते हैं। कैसे? सो मैं बता देता हूं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, तो एक स्टोरी की तरह तुम लोग समझ सकते हो इसको, कि एक स्टोरी की तरह समझ सकते हो। कैसे? तो देखो, लाखों वर्ष पहले, यानी कि 10 करोड़ वर्ष पहले या 100 करोड़ वर्ष पहले, ओके, 100 करोड़ वर्ष पहले समुद्र हुआ करता था। अभी भी समुद्र तो अभी भी है। तो इस समुद्र में क्या हुआ कि जितने भी कीट पतंग या समुद्र में रहने वाले जो जीव थे, एक कोशिकीय जीव, अकशेरुकी जीव, वो इसमें मर गए। मरने के बाद इसके ऊपर क्या हुआ? बालू यानी कि सैंड का परत चढ़ना शुरू हो गया। ओके, सैंड। तो जैसे जैसे सैंड जो है, रेत की परत इस पे चढ़ी तो दबाव बना, और दबाव बनने के बाद ये क्या हुआ? दब गया और फिर ये चट्टान का रूप ले लिया। और चट्टान का जब रूप ले लिया तो इसमें उसका क्या बन गया? छाप बन गया, अकशेरुकी का। उसके बाद उसी समय जो डायनासोर हुआ करते थे, वो डायनासोर जो है वो यहां मर गया। एक तो ये डायनासोर जो है डायनासोर लग रहा है ना? चलो, किसी से पता तो चल रहा है डायनासोर की तरह। ठीक, तो ये डायनासोर जो धरती पे रहा करता था लाखों वर्ष पहले, वो डायनासोर धरती पे मरा। ओके, और धरती पे मरने के बाद इस पे मिट्टी का परत चढ़ा। मिट्टी का परत चढ़ने के बाद ये क्या हुआ? तो समुद्र से तो ऊपर मिट्टी होगा। ओके, तो यहाँ इस पे मिट्टी का परत चढ़ा, फिर वो मिट्टी चट्टान में तब्दील हो गया, चेंज हो गया, और फिर उसके दाब जो छाप है इस पे दबाव के कारण बन गए। ओके, उसके बाद घोड़ा की तरह दिखने वाला जो है, घोड़ा की तरह दिखने वाला, समझ लो ये घोड़ा है। ओके, तो घोड़ा की तरह दिखने वाला जो है घोड़ा लग नहीं रहा है। चलो, तो मान लो यहाँ घोड़ा है, ये इसको लिख देंगे तो घोड़ा हो जाएगा ये। ओके, चलो यहाँ पे घोड़ा है। तो घोड़ा की तरह दिखने वाला जो जंतु था वो इसके बाद मरा,
और यहाँ इसके ऊपर दब गया, तो ये भी चट्टान की तरह क्या हुआ, चट्टान में दबा, उसके भी छाप हो गए। जब साइंटिफिक खोज शुरू की गई, पैलिंटोलॉजिस्ट जो जीवाश्म विज्ञान को पढ़ने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब खुदाई शुरू की, ओके, एक्सकेवेशन करना शुरू किया, खुदाई करना शुरू किया, तो सबसे पहले कौन मिला, या मिट्टी का अपरदन हो गया, मिट्टी कटाव हुआ, मिट्टी कटाव होने के बाद किसी तरह एक घोड़ा का कुछ जो हड्डी था वो दिखाई दिया, तो दिखाई देने के साथ क्या हुआ, जैसे ही दिखाई दिया तो वहां पे क्या देखे कि घोड़ा का कान या कान टाइप का नहीं, हड्डी टाइप का दिखाई दिया, तो वो क्या हो गया, वो साइंटिस्ट देखा कि चलो इसके नीचे अब कुछ ना कुछ है, तो सबसे पहले घोड़ा मिला, तो सापेक्ष जब निकाला गया, आकलन किया गया, ये सापेक्ष आकलन हुआ, तो सबसे पहले यानी कि सबसे कम साल, लाख साल पहले जो है किसका अवशेष मिला, घोड़ा का, उसके बाद डायनासोर का, और सबसे पहले कौन आया होगा, तो अकशेरुकी जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आए होंगे, तो ये सापेक्ष हो गया। ओके, उसके बाद जो है वो कार्बन डेटिंग पद्धति से एग्जैक्ट निकालने की कोशिश की गई, और यही कहलाया क्या, कि आकलन करना कि कौन सा जीव कब आया। आज देखते हो ना कि डायनासोर का पेपर में पढ़ते होगे, न्यूज में सुनते होगे कि डायनासोर, इतना लाख पुराना डायनासोर का हड्डी मिला है, वो कैसे, ये सब कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा होता है। समझ में आ गया, तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस तरह से तुम लोग बना सकते हो। अब 2 क्वेश्चन और है इस चैप्टर का, सुनो। प्लेनेरिया का नाम सुने हो, प्लेनेरिया की आंखें होती है। ओके, अब एक जो टॉपिक है तुम्हारा वो है टॉपिक क्या, कि विकास जो है वह चरणबद्ध यानी कि प्रोग्रेस, डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में है। तो प्लेनेरिया की आंखें होती है। अब आंख जो हम लोग आज आंख से जो देख रहे हैं, वो आंख की शुरुआत भी तो किसी न किसी जीव में हुई होगी सबसे पहले, तो सबसे पहले प्लेनेरिया नामक जो जीव है उसमें ही आंख की तरह डॉट स्ट्रक्चर बना। ओके, डॉट स्ट्रक्चर, तो निम्नलिखित में से उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन रह सकता है अल्पवर्षित, ओके, जिसको अल्पवर्षित बोलते हैं, यानी कि रूडिमेंट्री, संयुक्त, हमारी आंखों की तरह, मेढक की आंखों की तरह, तो अल्पवर्षित इसको बोलेंगे। और ऑप्शन में अल्पवर्षित की जगह साधारण आंख भी आ सकता है, तो अगर साधारण आंख आए तो भी आंसर वही होगा, और रूडिमेंट्री आए या अल्पवर्षित आए तो भी वही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। और किसमें, अगर ये भी आ जाए क्वेश्चन में कि सबसे पहले आंख की जैसी संरचना निम्नलिखित में से किस जीव में उत्पन्न हुई, बनी, तो प्लेनेरिया नाम याद रखना। ओके, प्लेनेरिया नाम याद रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, कोलोन, अपेंडिक्स, सीकम, रेक्टम, क्या होगा, अपेंडिक्स होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इससे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। और भी कुछ टॉपिक हैं, ओके, जैसे जंगली गोभी का है दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्टिव में आता है ज्यादातर, या डायग्राम में आ सकता है कि डायग्राम दे देगा और पहचानना होगा कि इसमें से कौन जंगली गोभी है और कौन गोभी है, ये सभी से आते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है, इसको देखो, बार बार देखो, अच्छे से देखो। ओके, और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक ना। देखो यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, थैंक यू।